नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं वीरेंद्र रघुवंशी। आज हम पाचन तंत्र का पार्ट 4 देख रहे हैं। इससे पहले यदि आपने पार्ट 3 तक नहीं देखे तो आप उन्हें जरूर देखें ताकि पाचन क्रिया आपको अच्छे से समझ में आए। इससे पहले जो है हम पढ़ रहे थे कि किस तरह से छोटी आंत के पहले भाग यानी कि ड्यूडेनम में जो है भोजन किस तरह से पचता है, ये हम अध्ययन कर रहे थे। तो हमने यहाँ देखा कि सबसे पहले ड्यूडेनम में लीवर से निकलने वाले पित्तरस ने भोजन का पाचन किया। उसके बाद जो है हम पढ़ रहे थे कि भाई पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय के द्वारा किस तरह से पाचन क्रिया में सहयोग दिया जाता है। तो हमने पैनक्रियाज मतलब अग्नाशय के बारे में पढ़ा कि ये एक मिश्रित ग्रंथि है। इसके एक भाग से एंजाइम तो दूसरे भाग से हार्मोन्स निकलते हैं। तो इससे कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं और वो किस तरह भोजन को पचाते हैं ये हम देख चुके हैं। आज हम इसके दूसरे भाग का अध्ययन कर रहे हैं जिससे क्या निकलते हैं, हार्मोन्स। अगर हम बात करें इसके दूसरे भाग की तो इसके दूसरे भाग की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, लैंगरहेस नाम के चिकित्सा शास्त्री को दिया जाता है। और इन्हीं के नाम के आधार पर इसका नाम रखा गया है लैंगरहेस की द्वीपिका। तो यहां से पूछा जाता है कि लैंगरहेस की जो द्वीपिका है उसमें कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो आपका आंसर होगा कितनी, 4 कोशिकाएं यहां पाई जाती हैं, जिनमें से पहली को हम कहते हैं अल्फा कोशिका, दूसरी को हम कहते हैं बीटा कोशिका, तीसरी को हम कहते हैं डेल्टा कोशिका और चौथी को कहते हैं एफ कोशिका। ये जो एफ कोशिका है इसको पीपी कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। ये जो पीपी कोशिका है इसका मतलब होता है पॉलीपेप्टाइड सेल यानी कि पॉलीपेप्टाइड कोशिका। तो इस तरह से यहां पर कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं, 4। इन चारों से जो है मुख्य हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारे पाचन क्रिया में या शरीर की अन्य रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करने में सहयोग करते हैं। बात करते हैं अल्फा कोशिका। तो जो अल्फा कोशिका है इससे जो हार्मोन्स निकलता है उस हार्मोन का नाम है ग्लूकेगन हार्मोन। यह जो ग्लूकेगन हार्मोन है यह हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाने का काम करता है। मतलब यह है कि जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, शरीर में कमजोरी होती है, तो उस परिस्थिति में यह ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, बढ़ा देता है। ग्लूकेगन के द्वारा जो है कौन सी क्रिया संपन्न कराई जाती है, तो यह ग्लाइकोजन को किस में बदलवा देता है, ग्लूकोज में बदलवा देता है। अब यह ग्लाइकोजन हमारे शरीर में आया कहां से, तो अगर हम बात करें ग्लाइकोजन की तो देखिए जब हम भोजन करते हैं तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट मतलब किस फॉर्म में होता है, स्टार्च फॉर्म में होता है। अगर स्टार्च की हम बात करें तो जितने भी अनाज होते हैं उन अनाज से हमें क्या प्राप्त होता है, स्टार्च। और जब यह स्टार्च पूरी तरह से पच जाता है तो हमारे शरीर में किस में बदल जाता है भाई, ग्लूकोज में बदल जाता है। और इसी ग्लूकोज से हमारे शरीर में किसका निर्माण होता है, ऊर्जा का। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम भोजन तो अच्छी मात्रा में कर रहे हैं लेकिन बॉडी से वर्क उतना नहीं कर रहे हैं, मतलब शरीर का उतना ज्यादा उपयोग नहीं कर रहे। तो उस परिस्थिति में क्या होगा, हमारे शरीर में जो है ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। तो ग्लूकोज की मात्रा ना बढ़े इसके लिए हमारा लीवर में एक प्रोसेस संपन्न होती है, यानी कि ये जो लीवर है इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लेता है। तो यहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भाई हमारे शरीर में भोजन का संचय किस रूप में होता है, तो हमारा आंसर होगा किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। यह ग्लाइकोजन कैसे बना, ग्लूकोज से बना। किसने बनवाया यानी कि यह क्रिया कहां संपन्न हुई, तो हमारा आंसर रहेगा लीवर। तो लीवर जो है वह ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनवाता है। लेकिन इस क्रिया को नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन है उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन, जिसे हम आगे देखने वाले हैं। अब ग्लूकेगन का यहाँ पे क्या रोल है, तो ग्लूकेगन का ये रोल है कि अगर हम नियमित यानी कि सही समय पर भोजन नहीं कर रहे, जैसे आपने भी देखा होगा कि भाई ऐसा नहीं है कि आप दोनों टाइम भोजन करो तभी आपकी बॉडी में ऊर्जा रहे। मान लीजिए आपने सुबह भोजन किया और शाम को आपको भोजन नहीं मिला, तो ऐसा नहीं है कि भाई शाम को जो है आपके शरीर का आप उपयोग ही ना कर पाओ, फिर भी हमारे शरीर में ऊर्जा रहती है। तो वह ऊर्जा कहाँ से आती है, तो क्या होता है जब हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोजन जमा हो जाता है तो यह ग्लूकेगन हार्मोन ऐसी परिस्थिति में जब हमारे शरीर में ग्लूकोज कम रहता है तो उसे किस में बदलवा देता है, ग्लूकोज में बदलवा देता है। तो यह काम किस हार्मोन का होता है, ग्लूकेगन हार्मोन। वही हम बात करें दूसरी कोशिका जिसका नाम है बीटा कोशिका। बीटा कोशिका से जो हार्मोन निकलता है उसे हम कहते हैं इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस पर जो है बिल्कुल स्टार बना लीजिए क्योंकि इससे बहुत ज्यादा मात्रा में प्रश्न आपके आते हैं एग्जाम में। अगर हम बात करें इंसुलिन की तो इसकी खोजकर्ता जो है फ्रेडरिक बेटिक और चार्ल्स बेस्ट को कहा जाता है। इसके खोजकर्ता पूछे जाते हैं, यहां तक कि यह भी पूछा जाता है कि इसकी खोज कब हुई। तो जो इंसुलिन हार्मोन है इसकी खोज कब हुई, 1921 में।
अब ये जो इंसुलिन हार्मोन है बिल्कुल उल्टा काम करता है किसके, ग्लूकेगन के। हमने कहा था ग्लूकेगन जो है ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, बढ़ा देता है, जबकि जो इंसुलिन होता है इंसुलिन ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, घटा देता है। तो आप इस तरह से याद रखें, जो इंसुलिन है और जो ग्लूकोज है इन दोनों में कैसा संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है, यानी कि दोनों के दोनों जो है विपरीत संबंध निभाते हैं। विपरीत संबंध क्या होगा, विपरीत संबंध ये होगा कि जब हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा बढ़ेगी तो हमारे शरीर में किसकी मात्रा घट जाएगी, ग्लूकोज की मात्रा, और जब हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम होगी तो हमारे शरीर में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, ग्लूकोज की। तो इस तरह से ये ग्लूकोज की मात्रा को हमारे शरीर में कंट्रोल करता है। अगर हम बात करें इंसुलिन हार्मोन की, तो यहां से प्रश्न आता है कि इंसुलिन में जो है कौन सी धातु पाई जाती है, तो आप याद रखेंगे जिंक, यानी कि जस्ता धातु जो है यहां पर पाई जाती है। अब जो इंसुलिन हार्मोन है यह एक बहुत महत्वपूर्ण रोग का कारक बनता है। आपने एक सामान्य बीमारी सुनी होगी, डायबिटीज, जिसे हम मधुमेह कहते हैं। मधुमेह का मतलब होता है हमारे ब्लड में किसकी मात्रा बढ़ जाना, ग्लूकोज की। अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो इसी को हम मधुमेह अर्थात डायबिटीज रोग कहते हैं। और इस रोग का सामान्य लक्षण है कि जब हम पेशाब करते हैं तो पेशाब करते समय जो है चींटी सी काटती है, हल्की हल्की सी क्या होती है, जलन होती है। तो यह जो हार्मोन है यह किस बीमारी का कारक बन जाता है, मधुमेह। अब भाई हमने कहा कि मधुमेह में ग्लूकोज की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी तो इंसुलिन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम। यानी कि जब हमारे शरीर में इंसुलिन कम मात्रा में निकलेगा तो हम कौन से रोग का शिकार हो जाते हैं, मधुमेह रोग का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यानी कि ऐसे लोग जिन्हें जो है मधुमेह यानी कि डायबिटीज की बीमारी है, ऐसे लोगों को ऐसा भोजन खाना चाहिए जिसमें भाई किसकी मात्रा हो, जिंक की मात्रा हो। तो यहाँ पर कुछ सामान्य से जो है खाद्य पदार्थ हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो कद्दू होता है, कद्दू को सब समझते हैं, तो जो कद्दू के बीज होते हैं इन कद्दू के बीज में काफी अच्छी मात्रा में जिंक की मात्रा पाई जाती है। तो हमें जो है कद्दू के बीज भूनकर खाना चाहिए, जिससे जिंक अच्छी मात्रा में बनेगा और जो ग्लूकोज क्या रहेगा, कंट्रोल में। दूसरा हम बात करें, कद्दू के अलावा जो है आप जामुन के बीज का भी यहाँ उपयोग कर सकते हैं। जामुन जो होता है, जब हम जामुन खाते हैं तो उसके अंदर जो गुठली निकलती है उस गुठली को हमें सुखोकर चूर्ण बनाकर खाना चाहिए। इससे भी हमारा शुगर क्या रहेगा, कंट्रोल में रहेगा। तीसरा यहाँ पर जो है सामान्य जो जानकारी है वो है कड़ी का पत्ता, यानी कि जो कड़ी का पत्ता होता है, कड़ी का पत्ता हमें भोजन में डालकर खाना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति जिसे शुगर की समस्या है, जिसे डायबिटीज की समस्या है, उसे कद्दू के बीज, जामुन की गुठली और कड़ी का पत्ता यह भोजन में लेना चाहिए। यह उसके लिए काफी लाभदायक होते हैं। अब हमने कहा कि भाई ये ग्लूकेगन का जस्ट कैसा काम करता है, उल्टा। तो हमने कहा था ग्लूकेगन क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलवाता है। तो इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को किस में बदलवा देता है, ग्लाइकोजन। तो अभी तो हमने देखा था कि जब हमारे शरीर में एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है तो इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में जो बदला जाता है वो कहां बदला जाता है, लीवर। तो यहां से दो तरह से प्रश्न आते हैं कि हमारे शरीर में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनवाता कौन है। अगर हार्मोन्स पूछेगा तो आंसर होगा इंसुलिन, लेकिन अगर ये पूछे कि किस अंग में यह क्रिया संपन्न होती है तो उस अंग का नाम क्या है, लीवर। इस तरह से लीवर भी इस प्रोसेस में हमारा सहयोग करता है। भाई हम बात करें इंसुलिन से होने वाले रोग, यानी कि ये जो इंसुलिन हार्मोन है इससे कई सारी बीमारियां होती हैं। जैसे अगर हमारे शरीर में इंसुलिन ज्यादा मात्रा में निकलेगा तो हमने कहा था ग्लूकोज से इसका कैसा संबंध है, उल्टा। तो उस परिस्थिति में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी, कम। और ग्लूकोज की मात्रा कम होना इसे कहा जाता है हाइपोग्लाइसीमिया। सामान्य भाषा में जो है इसे हम कहते हैं लो शुगर। अब यहां पे बार बार एक शब्द आया, बोल रहे हैं हम शुगर शुगर। तो भाई देखिए ये जो शुगर है ये क्या है, तो शुगर जो है कार्बोहाइड्रेट, शर्करा को ही कहा जाता है। तो हमारा जो ग्लूकोज है इसे हम कहते हैं ब्लड शुगर। तो अगर कभी आपसे पूछे ब्लड शुगर किसे कहा जाता है तो आप याद रखेंगे ग्लूकोज को ही क्या कहा जाता है, ब्लड शुगर कहा जाता है। और इसी की मात्रा के आधार पर हमारे शरीर में क्या नापा जाता है, शुगर मापा जाता है। तो अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो गई तो उसे हम क्या बोलेंगे, लो शुगर। और जिस व्यक्ति को लो शुगर की समस्या होती है उसे बहुत ज्यादा कमजोरी का अनुभव होता है, मतलब उसे ऐसा लगता है कि भाई उसके बॉडी में ऊर्जा ही नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को भूख बहुत ज्यादा लगती है। आप भूख का तो ये मान सकते हैं कि अति हो जाती है, यानी कि इस व्यक्ति का ये भी भरोसा नहीं रहेगा
कि हो सकता है कि भाई रात में 8 बजे भोजन करके सोए, तो रात में अगर 12 बजे नींद खुले तो दोबारा उठेगा तो इन्हें दोबारा भोजन चाहिए। 12 बजे भोजन करके सोए, अगर सुबह उठ गए तो सुबह 4 बजे फिर भोजन चाहिए। मतलब इस व्यक्ति को लगातार क्या लगती रहती है, भूख लगती रहती है। तो ये ध्यान रखना, यह जो लो शुगर है इसमें क्या हो जाता है भाई, ग्लूकोज की मात्रा कम, और अगर हार्मोन पूछे तो इंसुलिन की मात्रा अधिक। इंसुलिन से दूसरी जो बीमारी होती है, यानी कि ये तो हमने देखा अधिक था, अगर इंसुलिन की कमी हो गई बॉडी में तो क्या होगा, तो अगर इंसुलिन की कमी हो गई तो ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी, ज्यादा। जब ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होगी तो उस बीमारी को हम क्या बोलेंगे, हाई शुगर। हाई शुगर की जब समस्या आ जाती है तो ऐसे व्यक्ति में ऊर्जा बहुत ज्यादा होगी, ऊर्जा बहुत ज्यादा होगी, उसे भूख बहुत कम लगेगी। लेकिन भूख तो कम लगेगी पर इस व्यक्ति को प्यास क्या होती है, बहुत ज्यादा लगती है। मतलब ये व्यक्ति आप समझ सकते हैं कि मटके पर मटके खाली कर देगा, इतना ज्यादा इसे प्यास लगेगी। पानी पीता जाएगा लेकिन उसके बाद भी इनकी प्यास नहीं बुझती। तो इस तरह से इंसुलिन हमारे शरीर में जो है ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, कंट्रोल। दूसरा, सामान्यतः हम लोग सब जानते हैं कि भाई जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद रात में नींद आना एक सामान्य बात है, लेकिन हम जब दिन में भोजन करते हैं तो दिन में भी भोजन करने के बाद हमें नींद आती है। इसका कहीं ना कहीं कारण क्या है, इंसुलिन है। क्या होता है, जब हम भोजन, जैसे ही हमने भोजन ग्रहण किया तो हमारे शरीर में ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए कौन सा हार्मोन निकलता है भाई, अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। अब जैसे ही ये इंसुलिन हार्मोन निकलता है, इसकी मात्रा निर्भर करती है कि आपने भोजन कैसा किया है। मतलब अगर आपने सामान्य हल्का भोजन किया है तो यह कम मात्रा में निकलेगा, लेकिन आपने भारी भरकम भोजन किया है, मतलब अच्छी डाइट ले ली है, तो उस परिस्थिति में इंसुलिन की मात्रा क्या होती है, ज्यादा। और जब इंसुलिन की मात्रा ज्यादा होती है तो हमारे ब्रेन से 2 हार्मोन्स निकलते हैं। उनमें से एक हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन, एक को हम क्या बोलते हैं, मेलाटोनिन कहते हैं, तो दूसरे को हम बोलते हैं सेराटोनिन। यानी कि ये जो दोनों हार्मोन्स हैं, ये दोनों हार्मोन्स कब निकलते हैं, जब इंसुलिन की मात्रा ज्यादा हो जाती है। तो आपने पढ़ा होगा ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है इसे हम स्लीपिंग हार्मोन कहकर पुकारते हैं। मेलाटोनिन को क्या बोलते हैं, स्लीपिंग हार्मोन। आगे चल के हम पढ़ेंगे जब अंतःस्रावी तंत्र, तो वहां पढ़ेंगे पीनियल ग्रंथि जो हमारे यहाँ बिल्कुल यहाँ पाई जाती है ब्रेन में, तो उस ग्रंथि से स्लीपिंग यानी कि मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है। और यही वो हार्मोन है, जैसे ही ये हमारी बॉडी में निकलता है हमें क्या आने लगती है, नींद आने लगती है। तो इस तरह से इंसुलिन भी जो है दोपहर के भोजन के बाद नींद का एक बड़ा कारण है। अब भाई इसका एक साधारण सा उपाय है कि भाई हमें भोजन को टुकड़ों में खाना चाहिए। टुकड़ों में कैसे, कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप दिन में 2 बार भोजन करते हैं और भाई 2 बार भोजन करते समय मान लीजिए आप 8 रोटी खाते हैं, तो आप उस भोजन को टुकड़ों में, टुकड़ों का मतलब है 2 की जगह आप कितनी बार खाइए, 4 बार खाइए। और हर बार जो है, जब अगर एक बार में आप 4 रोटी खाते हैं तो अब एक बार में क्या खाइए, 2 रोटी खाइए। मतलब अगर हम कम मात्रा में भोजन लेंगे तो इंसुलिन कम मात्रा में निकलेगा। इसके हमें 2 फायदे हैं, एक तो बॉडी में आलस नहीं आएगा यानी कि नींद नहीं आएगी, दूसरा हमारी बॉडी जो है ऊर्जा से भरपूर रहेगी और अच्छे तरीके से हम अपने शरीर से वर्क कर पाएंगे। तो इस तरह से इंसुलिन जो है हमारे शरीर में योगदान देता है। तो याद रखना, मधुमेह रोग से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि मधुमेह रोग का कारण कौन है, अगर हार्मोन्स पूछे इंसुलिन, अगर कोशिका पूछे तो बीटा कोशिका, और अगर पूछे कि कौन सा अंग प्रभावित होता है तो आंसर रहेगा अग्नाशय, क्योंकि ये कोशिका किसका भाग है, अग्नाशय का। तीसरी अगर हम बात करें तो तीसरे जो महत्वपूर्ण कोशिका इससे निकलती है, पाई जाती है, उसका नाम है डेल्टा कोशिका। ये जो डेल्टा कोशिका है, इससे निकलने वाले हार्मोन को हम कहते हैं सोमेटोस्टेटिन। यह भी बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन है क्योंकि इसके द्वारा हमारे शरीर में जो स्वांगीकरण की प्रोसेस होती है, जो स्वांगीकरण क्रिया है, इसे कंट्रोल किया जाता है। अब भाई स्वांगीकरण क्या है, तो जब हमारा भोजन पच जाता है तो पचने के बाद हमें जो पोषक पदार्थ मिलते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था कि भाई स्टार्च पच के क्या बनेगा, ग्लूकोज, प्रोटीन पच के क्या बनेगा, अमीनो अम्ल, वसा पच जाएगी तो क्या बनेगा, बसी अम्ल। तो ये जो पोषक पदार्थ हमें मिलते हैं, इन्हीं पोषक पदार्थ से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा। तो इन्हीं पोषक पदार्थों को शरीर के हर एक कोशिका तक भेजने की जो क्रिया है उसे क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। तभी जाकर हमारे शरीर के हर एक कोशिका में ऊर्जा का निर्माण होता है और हम शरीर के हर एक अंग का भरपूर उपयोग कर पाते हैं।
लेकिन अगर हमारे शरीर में सोमेटोस्टेटिन की मात्रा गड़बड़ हो जाती है तो उस परिस्थिति में हमारे शरीर में ऊर्जा का ठीक से निर्माण नहीं होता। जैसे आपने सुना होगा कि लोग वह कहते हैं कि भाई मैं भोजन तो बहुत ज्यादा करता हूं, पाचन भी अच्छा होता है, लेकिन उसके बाद भी शरीर कमजोर रहता है। मतलब आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं डाइट बहुत ज्यादा है, जिनकी सामान्य से बहुत ज्यादा डाइट है, लेकिन उसके बाद भी सिंगल मतलब बिल्कुल दुबले पतले होते हैं, जिसे हम गांव में सामान्य भाषा में सड़िया कहकर पुकारते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लोगों में जो है कौन से हार्मोन के गड़बड़ होने का चांस रहता है? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन के गड़बड़ का चांस रहता है। वो खाना खूब खाएगा लेकिन उसके बाद भी कैसा रहेगा? बिल्कुल दुबला पतला रहेगा। तो ये हमें याद रखना है। चौथी हम बात करें, जो हमारी चौथी एफ कोशिका है या जिसे हम पीपी कोशिका कहते हैं, उसका पाचन में कोई ज्यादा खास रोल नहीं है, तो उसे ज्यादातर हम अध्ययन नहीं करते। यहाँ पर आप 3 ही कोशिकाएं ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से अग्नाशय हमारे भोजन में क्या करता है? सहयोग। यह हम देख रहे थे कहां पर भाई? अग्नाशय के द्वारा किस तरह भोजन को पचाया जाता है। हम पढ़ रहे थे कि भाई ये पाचन की क्रिया कहाँ चल रही है? ड्यूडेनम भाग में। अब ड्यूडेनम के बाद जो भोजन आता है वह कहाँ आता है? जैजुनम, यानी कि छोटी आंत का दूसरा भाग क्या कहलाता है? जैजुनम। जैजुनम की बात करें तो यहाँ जैजुनम में कोई भी विशेष पाचक एंजाइम नहीं निकलता जो भोजन को पचाए। कहने का मतलब यहाँ पर जो इसमें पित्त रस मिला, फिर इसमें जो अग्नाशय रस मिला, तो हमने कहा था अग्नाशय रस को हम पूर्ण पाचक रस कहते हैं, क्योंकि उसके पास वो सब एंजाइम हैं जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और किसे पचा सकें? प्रोटीन को। तो यहाँ ड्यूडेनम भाग से लेकर जैजुनम भाग तक कौन से रस की क्रिया चलती रहती है? अग्नाशय रस की क्रिया चलती रहती है और भोजन अच्छे तरीके से पचता रहता है। इसके बाद जो है भोजन आ जाता है कहां पर? इलियम भाग में। इलियम जो है वह छोटी आंत का क्या है? अंतिम भाग है। तो अब हमें देखना है कि किस तरह से इलियम में भोजन का पाचन होता है। इलियम जो है यहां पर इंटेस्टिनल जूस यानी कि आंत रस निकलता है। कई प्रकार के आंत रस होते हैं जिन्हें हम मिलाकर क्या बोलते हैं? सेकस इंट्रिकस कहते हैं। यह जो आंत रस है यह भी क्षारीय है। हमने ये पढ़ा कि भाई पित्त रस भी क्षारीय है, अग्नाशय रस भी क्षारीय है और आंत रस भी क्या है? क्षारीय है। इनका पीएच तीनों का आप एवरेज याद रखना। तीनों के पीएच को जो है एवरेज क्या याद रखेंगे? 8। लगभग 8 के लगभग इन तीनों का आंसर सही माना जाता है, क्योंकि तीनों के तीनों क्या हैं? क्षारीय हैं। प्रतिदिन हमारे शरीर में जो है कितने आंत रस का निर्माण होता है? तो 2 लीटर। अब ये जो आंत रस है, इस आंत रस में 5 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो हमारे भोजन की पाचन की अंतिम क्रिया संपन्न कराती है, यानी कि यहां पर आकर हमारा भोजन पूरी तरह से पच जाएगा। तो इससे जो 5 एंजाइम निकलते हैं उनमें से एक को कहते हैं माल्टेस, दूसरे को कहते हैं सुक्रेस, तीसरा है लैक्टेस, चौथा है इरेप्सिन और पांचवा है लाइपेस। ये जो 5 एंजाइम हैं यह भोजन का अंतिम पाचन करते हैं। वही हम बात करें इसमें से शुरू के 3 यानी कि माल्टेस, सुक्रेस और लैक्टेस, ये तीनों के तीनों जो है किसको पचाने वाले एंजाइम हैं? तो भाई कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले एंजाइम है। ये किसे पचाएंगे? कार्बोहाइड्रेट। तो हमने पढ़ा कि जो कार्बोहाइड्रेट जब हम ग्रहण करते हैं तो स्टार्च रूप में लेते हैं। स्टार्च को माल्टोस में बदलना अब तक हम देख रहे थे। तो यहां पर ये जो माल्टेस एंजाइम है ये किसको अंतिम रूप से पचा देगा? माल्टोस को। और माल्टोस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा, यानी कि 2 ग्लूकोज के अणु यहां पर बन जाएंगे। इसी तरह से जो सुक्रेस एंजाइम है ये कौन से कार्बोहाइड्रेट को पचाएगा? सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट को पचाएगा और इसको भी किस में तोड़ देगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के दोनों सरल अणु हैं, इन्हें हमारे बॉडी में पचाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से जो लैक्टेस है, यह लैक्टेस दूध में पाई जाने वाली शर्करा जिसे हम बोलते हैं लैक्टोस। लैक्टोस को हम लोग क्या बोलते हैं? मिल्क शुगर, दूध शर्करा कहते हैं। तो यह लैक्टोस को पचाएगा और किसमें बदल देगा? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। तो यहां पर जो आप 3 नाम देख रहे हैं, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, ये तीनों के तीनों कार्बोहाइड्रेट के सरल रूप हैं, यानी कि यहां पर आकर कार्बोहाइड्रेट का पाचन पूर्ण रूप से हो जाता है। यहां थोड़ा ध्यान देना कि यहाँ एंजाइम के नाम बिल्कुल जो है हमारे पोषक पदार्थों से मिलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो एंजाइम होते हैं उनमें क्या लगा रहता है? एक ही मात्रा लगी रहती है, माल्टेस, सुक्रेस, लैक्टेस। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर जो पोषक पदार्थ हैं उनमें ओ की मात्रा होती है, माल्टोस, सुक्रोस, लैक्टोस। तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट अंतिम रूप से पच जाएगा। वहीं हम बात करें इरेप्सिन की, या इसी को हम पेप्टाइडेस एंजाइम कहते हैं। इसका काम है बची हुई प्रोटीन की मात्रा को पूर्ण पचाना, यानी कि यहां पर प्रोटीन पूर्ण रूप से किसमें बदल जाएगा?
अमीनो अम्ल में बदल जाएगा। तो प्रोटीन भी यहाँ पूरी तरह से पच जाएगा। और अंतिम जो एंजाइम इससे निकलता है लाइपेज, यह जो एंजाइम है यह वसा को पचाता है, यानी कि यहाँ पर आकर वसा भी जो है किस में बदल जाएगी, बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। और हमारे तीनों पोषक पदार्थ यानी कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन पूरी तरह से क्या होते हैं, पच जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी बनते हैं कि हमारे शरीर में यानी कि मानव में जो पाचन की क्रिया है वह कहाँ पूर्ण होती है, तो आपका आंसर रहेगा छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। दूसरा प्रश्न आए कि भाई छोटी आंत के भी किस भाग में होती है, तो हम पढ़ रहे हैं कौन सा भाग, इलियम भाग, यानी कि छोटी आंत के किस भाग में भोजन का पाचन पूर्ण होगा, इलियम भाग। अब जब भोजन पच जाएगा तो इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है उसे कहते हैं अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। अवशोषण का मतलब है जब भोजन पचा तो पचने के बाद जो पोषक पदार्थ मिले, पोषक पदार्थ क्या मिला, जैसे हमें ग्लूकोज मिला, अमीनो अम्ल मिला, बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल मिला। अब इन्हें हमारी कोशिकाओं के द्वारा क्या किया जाता है, सोख लिया जाता है, क्योंकि भाई इन्हीं से तो हमारे शरीर में क्या बनना है, ऊर्जा बनना है। तो इन्हें जो सोखने की क्रिया है कोशिकाओं द्वारा, उस क्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अवशोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अवशोषण अर्थात एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब हमारे शरीर में वो कौन सी कोशिका है जो भोजन के अवशोषण में सहयोग करती है, तो उस कोशिका को हम विली कहते हैं। हिंदी में इसका नाम रसांकुर या उद्धर्ग है। अगर आपको याद हो तो जब हम पढ़ रहे थे कि भाई आहार नाल जो है ये 4 परतों से मिलकर बना रहता है, उसकी सबसे अंदर की परत हमने क्या पढ़ी थी भाई, म्यूकोसा। ये जो म्यूकोसा है, इसी म्यूकोसा में अंगुली नुमा संरचना होती है जिसे विली कहते हैं, और यही भोजन के अवशोषण में सहयोग करती है। मतलब हमारी छोटी आंत में 2 काम पूरे हो जाएंगे, एक तो भोजन का पाचन भी पूरा हो जाएगा और दूसरा भोजन का अवशोषण भी हो जाएगा। अब इसके बाद वह भोजन जो पचता नहीं है, ऐसा भोजन जो अनपच रह गया है, वह छोटी आंत से कहां जाएगा, बड़ी आंत में जाएगा। तो इस तरह से हमारा भोजन पूरी तरह से पच जाता है। वही हम बात करें तो भाई हमने जब पढ़ रहे थे कि पाचन की क्रिया कितने चरणों में होगी, 5 चरणों में। तो पहला चरण हमने अंतर्ग्रहण देख लिया, भोजन को निगलना। दूसरा पाचन देख लिया, पाचन कहां कंप्लीट हो गया, छोटी आंत में। तीसरा अवशोषण देख लिया, वो भी कहां पूर्ण हो गया, छोटी आंत में। चौथा जो इसका चरण होता है उसे कहते हैं स्वांगीकरण, एजिमुलेशन। तो हमने देखा कि इस कार्य में कौन सा हार्मोन सहयोग कर रहा है, सोमेटोस्टेटिन। अब 5वां जो इसका चरण है बहिर्वेषण। बहिर्वेषण मतलब होता है शरीर से अनपचे भोजन को क्या निकालना, बाहर। यह सब हम कहां देखने वाले हैं, बड़ी आंत में। यानी कि नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, बड़ी आंत के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम इससे आगे की प्रोसेस समझेंगे।